Unacademy. Let's crack it. तो आइए शुभारंभ करते हैं सीसेट का। और इस विषय को आप उतना ही सीरियस लेंगे जैसे हम जीएस को ले रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में पिछले साल का पेपर ये इस बात का प्रमाण है कि आप अगर इसमें सीरियस नहीं हैं तो हम आपको आईएएस बनने नहीं देंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जीएस का कट ऑफ पार हुआ है लेकिन सीसेट का कट ऑफ पार नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर बातचीत करते हैं, एक शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं क्या क्या हमें कवर करना है। और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक डाइस का भी शुरुआत करेंगे। तो टाइटल डालिए सीसेट। एक टाइमलाइन भी समझा देता हूं सीसेट के बारे में। सीसेट जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, कुछ गंदे लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ये गलत है क्योंकि सी और सेट कोई अलग अलग नहीं है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2010 ये जो ईयर था या इसके पहले के जितने वर्ष थे, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे। जनरल स्टडी का 150 क्वेश्चन आते थे और 150 मार्क्स मिलते थे, और एक ऑप्शनल का पेपर होता था प्रीलिम्स में, इसमें 120 क्वेश्चन आते थे और 300 मार्क्स का होता था। अब ऑप्शनल में बड़ी दिक्कत होती थी। मान लो कि किसी ने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है तो ज्योग्राफी वाले 5000 बच्चे हैं और केमिस्ट्री वाले 10 बच्चे हैं, तो केमिस्ट्री में से कितने बच्चे निकाले, कट ऑफ तो फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत कठिन आ गया हो और बच्चा 20 भी ना कर पाया हो, और ज्योग्राफी का सिंपल आया हो और 40 और 60 आराम से कर पाए हो। तो बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए प्रपोर्शनल का एक नियम होता था कि जितने बच्चे देंगे उसका एक प्रोपोर्शनल बच्चे निकाले जाएंगे। मान लो केमिस्ट्री में केवल 50 बच्चे बैठे हैं तो एक ही बच्चा निकलेगा फिर। तो फिर इस कारण से साइंस से लेकर कई सारे ऑप्शनल के साथ कई बार अन्याय हो जाते थे। काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी। इस पूरी समस्या का समाधान 2011 की रिकमेंडेशन में आया और 2011 में इन्होंने कहा कि अब प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करेंगे। एक पेपर का नाम पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडी कहेंगे, और एक पेपर का नाम पेपर 2 जिसका नया नाम रखा गया सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट। इसमें 80 सवालों का टारगेट रखा गया, 200 मार्क्स इसमें रखे गए। इसमें 100 सवाल और 200 मार्क्स इसमें रखे गए। इसके शुरुआती सिलेबस में लगभग 7 पॉइंट में सिलेबस था, जिसमें सबसे विवादास्पद था इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। यहां एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी भी यूट्यूब पर बहुत से गंदे लोग अंग्रेजी के नाम पर प्रीलिम्स में डराते हैं। प्रीलिम्स में अब कोई भी अंग्रेजी नहीं है। पहले 2 टाइप के कॉम्प्रीहेंशन आते थे, एक बाइलिंगुअल कॉम्प्रीहेंशन और एक हिंदी केवल अंग्रेजी वाले कॉम्प्रीहेंशन। अंग्रेजी वाले कॉम्प्रीहेंशन 9 या 10 आते थे, ये 10वीं के बच्चों के लेवल के होते थे। सोचे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए वो सबसे ज्यादा फ्री के मार्क्स है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए उन 10 क्वेश्चनों में पूरी तरह से जी जान लगानी पड़ रही, और अंग्रेजी वालों के लिए 10 क्वेश्चन मलाई बन गए। तो 2014 में बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ मुखर्जी नगर में, और इस बात के लिए काफी विरोध हुए कि ये जो अंग्रेजी के कॉम्प्रीहेंशन है, कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे, हिंदी नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग खड़े हो रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए एक सपोर्टिव। भाई 10 सवाल बहुत बड़ी बात होती है, 8 सवाल भी पकड़ लो तो 20 नंबर, और 20 नंबर में तो कट ऑफ क्या, सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। सो फाइनली 2014 में बड़ा बदलाव किया गया, और 2014 में इंग्लिश को पूरी तरह से हटा दिया गया। मतलब रियल में आंदोलन तो हुआ था सीसेट को हटाने के लिए, बट फिर कम्युनिकेशन, चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बातचीत हुई, बोले सीसेट में इंग्लिश की तकलीफ है ना, इंग्लिश हटा दी जाए, तो इंग्लिश हटा दी गई। अब इंग्लिश हट गई, मतलब फिर विषय केवल बचे 4 या 5 ही। पर इसमें एक और बदमाशी की इन्होंने, 2013 तक में डिसीजन मेकिंग के 7 क्वेश्चन आते थे, इस पर कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि इसके 2 आंसर होते थे, दोनों में किसको भी लगा दो तो नंबर मिल जाते थे। जब इनसे आरटीआई लगाया गया कि भाई किसी पे कम किसी पे ज्यादा, बोले नहीं, दोनों में कुछ भी लगाओ हम नंबर पूरे देते थे। तो ये तो मुफ्त के नंबर है ना भाई, 4 में से 2 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए, नंबर मिलेगा, और माइनस मार्किंग
नहीं है। तो 2014 में बोले अगर इंग्लिश हटेगा तो डिसीजन मेकिंग भी हटेगा, ताकि फ्री का किसी को कुछ ना मिले। तो 2014 में दो बड़े बदलाव हुए। 2014 में आप पेपर अगर देखेंगे तो पेपर में, ओरिजिनल पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर में, लेकिन हर सेंटर पर पहली बार अनाउंसमेंट किया गया कि फलाना क्वेश्चन से लेकर फलाना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, मतलब केवल 74 क्वेश्चनों का पेपर था। पहली बार 2014 में ऐसा हुआ था। 2015 में नई सरकार आती है बीजेपी की, और जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आती है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आईएएस में या यूपीएससी की परीक्षा में कम चयनित हो रहे हैं और उसके लिए जिम्मेदार है सीसेट। तो 2015 में इस सीसेट को डिक्लेयर कर दिया जाता है क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग, मुझे इतनी बातें इसलिए पता है क्योंकि ये जब पेपर आया था, मतलब जब पेपर नहीं आया था तब भी मुखर्जी नगर का पहला टीचर था जिसने 3 से 4 हजार बच्चों को सीसेट पढ़ाया था। मतलब पेपर आया भी नहीं, अभी पता भी नहीं पेपर में क्या आएगा, लेकिन जो उन्होंने आइडिया दिए थे उसके बेसिस पर मैंने ही मुखर्जी नगर में सबसे पहले सीसेट का शुभारंभ किया था। 2015 की घटना मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि एक जमाने में मास्टर 2014 तक 1-2 करोड़ छाप देता था। ये घटना, मतलब ये तारीख तक मुझे याद है कि जैसी खबर आई तो जहां बच्चे 400-500 का हॉल होता था, 200 बच्चे कभी कम नहीं रहे, 200-100 बच्चे हमेशा रहते थे। अगले ही दिन फीस दिए हुए बच्चे भी आना बंद कर दिए, मात्र 17 बच्चे आए थे अगले दिन, जैसे पता चला कि अब सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि अब आपको 200 अंकों में से, 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स लाना है। एग्जैक्टली 33% क्वालिफाइंग है। इसको आप 1/3 नहीं कहेंगे क्योंकि 33.33 नहीं, एग्जैक्ट 33%। अगर किसी स्टूडेंट के 66.01 आते हैं तो वो पास है, और अगर किसी के 65.98 आते हैं तो वो फेल हो जाता है। और ऐसे कई आंकड़े हमारे पास हैं जो स्पष्ट करते हैं कि 0.23 के कारण, 0.12 के कारण स्टूडेंट मेंस नहीं लिख पाया, जबकि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था। तो कट ऑफ मार्क 2015 में तय कर दिया गया 33%। बहुत खुशी की लहर थी, सभी जगह बिल्कुल जश्न मनाए जा रहे थे, और ये जश्न 2016, 17, 18 तक निरंतर रहे। इन 3 वर्षों में मुखर्जी नगर के अधिकतर सी सेट को पढ़ाने वाले मास्टर अपना जीवन यापन समाप्त करके बोरिया बिस्तर समेट के किसी और ग्रह पर जीवन यापन करने चले गए। किसी ने एसएससी पढ़ा दिया, किसी ने बैंकिंग पढ़ा दिया, लेकिन मास्टर अभी भी सी सेट पर लगा रहा। उसका कारण है क्योंकि कुछ तो दुखी होंगे, कोई तो एक होगा जो यहां उन दुखों को मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो फाइनली 2016, 17, 18, 19 में जहां पूरे मुखर्जी नगर में कोई सी सेट नहीं पढ़ाता था, तब भी मैंने सी सेट निरंतर रखा, क्योंकि मुझे लगता था कभी ना कभी दिन तो पलटेंगे। और वो तपस्या का फल बढ़ने लगा। 2018 में अचानक पेपर में एक बड़ा बदलाव आते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन के 13 प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिए, और यहां से पेपर का लेवल अब चेंज होने लगा। 2020, 2021 और 22 में मैथमेटिक्स ने इतना ज्यादा डोमिनेंस ले लिया कि अब 80 सवालों में, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2011 में पढ़ाया भी और मैंने पेपर भी दिया है क्योंकि मैं देखना तो चाहता ही था, तो 2011 का मेरा स्कोर आउट ऑफ 200 191 मार्क्स है, मतलब 9 नंबर ही मेरे कटे थे बस। तो मुझे गारंटी थी कि भी इस पेपर में ऐसी कोई औकात नहीं है कि कोई तकलीफ देगा ये कभी। पर जब मैंने 2011 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उस समय 12 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे। 2020 और 21 आते आते मैथ्स के क्वेश्चन 35 तक चले गए। कॉम्प्रीहेंशन के सवाल जो पहले 32 से लेकर 35 तक आते थे, अब ये 27 और 28 पर फिक्स्ड हो गए हैं। पेपर को कई बार देखने पर पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर में सिवाय कॉम्प्रीहेंशन के कुछ भी नहीं। उसका कारण है उसका साइज बड़ा होता है, तो बच्चे को ऐसा भ्रम होता है मैथ रीजनिंग तो है ही नहीं, सब कुछ क्या पूछा, कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन पिछले 5 वर्षों में 27 और 28 के इर्द गिर्द ही है, ना बहुत ज्यादा बढ़े ना बहुत कम हुए हैं। और इसमें जो कम हो गया एक तरीके से बचे हुए रीजनिंग, पहले रीजनिंग बहुत आता था, रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चन,
2012 के पेपर में मात्र 2 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बचे हुए पूरे क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के कहिए, रीजनिंग के कहिए, कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन मैथ्स के मात्र 2 ही प्रश्न थे। पर इसी पड़ाव में 2023 का पेपर आता है जिसने एक बार पुनः सामने लाकर बात कर दी है कि यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स तो सीखना पड़ेगा। कई बच्चों ने मेरा वो वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाकर पिछले बार सांत्वना प्राप्त कर ली है, घर वालों को बता दिया है देखो हमारा ये मास्टर पिछले कई सालों से सीसेट पढ़ा रहा है, ये खुद क्या कह रहे हैं। पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, इस बार एक मौका और तुम्हें दे देते हैं। अब ऐसा वीडियो अगली बार नहीं बनने वाला है। उस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था कि ये बात क्लियर हो जाए कि विरोध होगा, जहां भी चीजें गलत होगी। उसका कारण मुझे जो बुरा लगा, जीएस का पेपर आप कितना भी कठिन बनाइए क्योंकि उसमें कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, लेकिन सीसेट में जब कट ऑफ डिसाइडेड है 33%, तो आप उसका एक लेवल से ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर वो सबके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। और हमारा मकसद है कि जो लोग मेहनत करे वो चयनित हो। किस्मत वाले अगर हर बार चयन लेते चले जाएंगे तो मेहनत और किस्मत की जंग में हर बार किस्मत जीत जाएगी। फिर पेपर लेने की जरूरत नहीं, लकी ड्रॉ निकाल दीजिए, जिसकी किस्मत होगी वो बेस्ट होगा। ना कोचिंग का झंझट, ना कुछ। घर वाले भी यकीन करेंगे बेटा किस्मत ही खराब थी, क्या कर सकते थे, तुम्हारे आगे वाला बच्चा निकल गया, उसका चिट आ गया हाथ में, तुम्हारा नहीं आया, तुम्हें भी कोई बुरा नहीं सुनना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वैसे क्वेश्चन दीजिए कि वो अपनी पढ़ाई का उपयोग करके उन्हें हल करने का प्रयास कर सके। पर 2023 के पेपर के बाद एक और क्लैरिटी है कि हाँ, हमें इसमें बहुत अच्छा काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब आपको मैं बस एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं जितना डेली पढ़ाऊंगा उसे आप आधे घंटे 1 घंटे रिवाइज करिए और मात्र 10 क्वेश्चन का वादा करिए कि सर कुछ भी हो जाए मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, ताकि आप जब 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि लगभग मान लीजिए 2.5 महीने क्लास चलेगा, 75 दिन या 90 दिन, तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्लास के अंदर किसी भी हालत में 20 सवाल तो हल कराऊंगा ही, रीजनिंग के 10, मैथ्स के 10, 2 घंटे में। तो एक मोटे तौर पर कहे तो 1800 सवाल वो हो जाएंगे। 1800 और 900 2700 सवाल अगर आपने कर लिए तो किसी एग्जामिनर की ताकत नहीं कि आपको 27 सवाल सही होने से रोक दे। हमें कितने सवाल सही करने हैं अगर हम चाहते हैं कि सीसेट में कंफर्ट जोन में आए, तो 80 में से 27 सही करने, लेकिन 27 दिमाग से निकाल देना, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति 27 सवाल हल करे और पूरे 27 सही हो जाए, वो भी एग्जाम में को भी यूपीएससी के, ये नामुमकिन सी बात है। 30 क्वेश्चन वाला 90% चांसेस फेल के हैं, 10% चांसेस पास के होते हैं जो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। 40 क्वेश्चन में 50-50 का खेल हो जाता है कि 50% पॉसिबिलिटी है पास भी हो सकते हैं और 50% पॉसिबिलिटी है फेल भी, क्योंकि 40 में 8 से 9 क्वेश्चन नॉर्मल गलत होंगे ही। कॉम्प्रिहेंशन में कोई गारंटी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम तो ये तक है कि अगर मैं प्रमाणित कर दूं कि बी आंसर है और रियल में बी है, लेकिन यूपीएससी ने सी मान लिया, तो हम कर भी क्या लेंगे उसका, क्योंकि उसका जो जवाब आता है वो अगले साल तब आता है जब दुनिया पिछले साल की तबाह हो चुकी होती है। इसलिए 40 क्वेश्चन 50-50 की पॉसिबिलिटी है। सबसे सेफ जोन मैं मानता हूं 50 क्वेश्चन या 50+। इसमें पॉसिबिलिटी 90-10 की हो जाती है। 90% पास की पॉसिबिलिटी और 10% फेल की पॉसिबिलिटी है। भाई बहुत खराब ही पेपर, मतलब तुक्के ही लगा दिए पूरे 50, तो फिर थोड़ी पास हो पाएगा। लेकिन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कब हो सकते हैं? जब आपने 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के किए होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के किए होंगे और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैथ्स के किए होंगे। 55 करोगे तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के करने पड़ेंगे। मतलब तीनों विषय पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप 50 का उस टारगेट तक पहुंच नहीं सकते। तो ये पूरी क्लैरिटी रखिएगा कि अगर आपको सीसेट निकालना है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
50। यहां भी अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आदत डालिए, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन होने चाहिए। 120 मिनट में 50 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, टाइम अच्छा मिल रहा है आपको, बस आपको अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। 50 और 60 के बीच में जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट रहता है, ये हमेशा ही मैंने देखा है। तो ये आदत रखनी, और ये तभी संभव होगा जब आपके तीनों विषय में पकड़ एक जैसी रहेगी। तो अब 2020 के बाद यूपीएससी के सीसेट में मोटे तौर पर 5 विषय रह गए हैं। ये 5 विषय जिन्हें हम पूरी तरह से कवर करेंगे इस बैच में। सबसे पहले की बात अगर हम कहें तो वो है मैथ्स। ये विषय मिनिमम 2 क्वेश्चन 2012 में और मिनिमम 35 क्वेश्चन 2023 में, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। औसतन पकड़िएगा इसे तो 25 से 30 सवाल के लिए माइंडसेट में रखेगा कि इतने तो आएंगे ही, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन, क्योंकि यही एक सेगमेंट है जो पेपर के लेवल को अपग्रेड करता है, इसी कारण से पेपर कठिन होगा। दूसरा रीजनिंग है, अच्छा सब्जेक्ट है और ये इसलिए भी पढ़ना चाहिए स्टूडेंट ने क्योंकि दिमाग को बढ़ाने के लिए, जैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मसल्स बढ़ाना चाहता है, बाइसेप्स ट्राइसेप बनाना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी। जिम ज्वाइन करे ना करे लेकिन एक्सरसाइज करनी होगी जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर प्रेशर पड़ना चाहिए। जितना बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉडी में उसके हाथ बिल्डअप होंगे। इस पर प्रेशर बढ़ने का तरीका अलग है। इमेजिन करिए कि ये भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जैसा होता तो मैं हर एक के सिर पर 2 किलो बांध देता। आप कहते सर पिछले 1.5 साल से मैं 1.5 किलो लेकर चल रहा हूं, अब तो दिमाग बढ़ नहीं गया है, अब बस कुछ समय के बाद मैं आइंस्टीन के साथ खेलने वाला हूं। मतलब अगर सोचिए कि इतना आसान होता मसल्स को बनाना और दिमाग को बनाना। दिमाग को बनाना बहुत ही मुश्किल और धीमी प्रक्रिया है, और इसका दबाव उस पर तब उत्पन्न होता है जब इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वो भी दबाव की स्थिति में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के रूप में, और उसके लिए होते रीजनिंग और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट। ये उस पर दबाव उत्पन्न करते और अपने मस्तिष्क को विकसित कराते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि कुछ लोग ज्यादा अच्छे क्यों है और कुछ लोग कम अच्छे क्यों हैं, तो उसका केवल अंतर है किसने कितना दबाव झेला, किसने कितने दबाव में काम किया है। जैसे मान लीजिए कि एक घर में पेरेंट्स ऐसे हैं कि एक भी गलती होने पर 2 थप्पड़ लगा देते हैं। अब इमेजिन करो उस बच्चे का दिमाग और कॉन्शियस माइंड हमेशा ही एक्टिव रह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग का विकास होगा ही। अगर वो सुधर गया तो बहुत अद्भुत भयानक चला जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो एनिमल बन जाएगा। स्थितियां इतनी भी भयानक हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं उतना ही मस्तिष्क का विकास होगा, जितना ब्रेन डेवलप्ड होगा उतना जीएस में आपका थॉट प्रोसेस भी बेस्ट होगा। लोग कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ने के लिए पॉलिटी समझना जरूरी है। मैं कहता हूं पॉलिटी को समझने के लिए रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। जो व्यक्ति रीजनिंग और मैथ्स को बारीकी से समझ पाता है वो विषय के ताने बाने को बहुत बढ़िया से कवर कर पाता है। तो जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ब्रेन डेवलप्ड होता जाएगा। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, कोई भी महानतम वैज्ञानिक ले लो, वह सिवाय मैथमेटिक्स के महान बना ही नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर में सबसे पहले फिलोसोफर आते हैं सुकरात। उन्होंने अपने स्कूल जब बनाई ने सुकरात ने, तो सुकरात ने अपने दरवाजे पे क्या लिखा था? यदि आपको गणित नहीं आता तो यहां आपका प्रवेश वर्जित है। और जबकि वो पढ़ा क्या रहे हैं? फिलॉसफी, क्योंकि उन्हें पता है उस फिलॉसफी को समझने के लिए भी एक मस्तिष्क का होना, जिसके अंदर ताने बाने को समझने की काबिलियत होना जरूरी है। इसलिए गणित पढ़िए, और ये उम्र का आखिरी पड़ाव है जहां गणित पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके बाद पेरेंट्स बनोगे और बच्चे के सामने गलती करोगे तो बच्चे के अंदर इमेज खराब होगी, फिर वो अंदर के अंदर कहेगा बड़ी हवाबाजी करता है, खुद कुछ नहीं आता इसको। इसलिए, और आजकल के बच्चे कुछ ठीक नहीं है। हम बहुत अच्छे बच्चे थे, कैसे? पता था पिताजी को कुछ नहीं आता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कभी ऐसा सोच भी सके। आजकल की पीढ़ी सोचती नहीं है,
बोल देते हैं आपको क्या आ रहा है। इसलिए सावधान रहिए, इसलिए सीख लीजिए, ताकि दुनिया भर की नजरों में गधे रहे कोई तकलीफ नहीं होती। बच्चे की नजरों में जब आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है, तो अंदर की आत्मा मरने की कगार पर जाएगी और वो न जाने किस दिन कोमा में पहुंचकर पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। इसलिए वो आखिरी मौका है जब आप अपने आप को तैयार करेंगे कि सर आज आप सिखाई दीजिए, ताकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकूं कि बेटा तुमसे बेहतर प्रयास किए हैं, कम और कम से कम संसाधनों में तुमसे ज्यादा बेहतर लाने का कोशिश किया है। तो मैथमेटिक्स सीखिए इसलिए क्योंकि अब तुम्हें आने वाले समय में पेरेंट्स भी बनना है। तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, और ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी वालों को हिंदी में और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में, तो हम ये पढ़ेंगे बिल्कुल बाइलिंगुअल ही दोनों कॉम्प्रीहेंशन। चौथा सब्जेक्ट जो कि बीच बीच में आते रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कभी आपको बार ग्राफ के सवाल आते हैं, कभी आपको लाइन ग्राफ के सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और आखिरी सब्जेक्ट है डाटा सफिशिएंसी। 2020 से लेकर तो 2023, इन 4 वर्षों में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ्स पर ही, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल नया होता है। तो डाटा सफिशिएंसी पर भी हम काफी विस्तार से चर्चाएं करेंगे। मोटे तौर पर इस पूरे के पूरे क्लास का मकसद इन 5 विषयों को कवर करना है। हम हमेशा क्लास में 1 घंटे का रूल फॉलो करेंगे। जैसे अगर मुझसे आप कहे कि सर आप ही सीसेट में इतने ज्यादा चर्चा में क्यों आए या आप ही सफल क्यों हुए, तो मुझे उसका एक कारण ये भी लगता है कि मैंने इस प्रकार से नहीं पढ़ा है। जैसे क्या होता है बाकी जगह पर कोई एक टीचर सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो क्या होता है कि एक टीचर आया तो 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ा के जा रहा है, फिर मैथ्स खत्म होने के बाद 2-2.5 घंटे रीजनिंग पढ़ा रहा है, और इसी कारण से बच्चों के अंदर एक प्रकार से बोझिलपन आ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स भारी हो जाता है और रीजनिंग हल्का हो जाता है। हमारे क्लास में हमेशा ही पहला 1 घंटा हम रीजनिंग का रखेंगे और 1 घंटा मैथ्स का। रीजनिंग का सिलेबस भले ही नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है लेकिन छोटा है, इसलिए वो पहले खत्म हो जाएगा। जैसे ही रीजनिंग खत्म हो जाएगा हम उसकी जगह लेकर आ जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। जब तक डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म होगा, इधर मैथ्स खत्म होने की किनारे पर रहेगा। फिर हम डाटा सफिशिएंसी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट अब बच जाएगा उसके साथ फिर कॉम्प्रीहेंशन का कॉम्बिनेशन चलेगा। लास्ट में केवल कॉम्प्रीहेंशन ही रहेगा, तो फिर हम केवल कॉम्प्रीहेंशन को विस्तार से करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में गलत होने का सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थी का जादुई चीजों की ओर आकर्षित होना। YouTube पर कुछ वीडियोस ऐसे आ गए हैं, ये 3 नियम और सभी कॉम्प्रीहेंशन हल। बच्चे को लगता है कि सच में होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड है तो वो बता देते हैं कि 3 नियम। बच्चे को यकीन आएगा क्योंकि वो सिलेक्टेड है, पर यकीन मानिए वो जो 3 नियम उसने बनाए हैं, उस 3 नियम पर आधारित जो 6 कॉम्प्रीहेंशन है, वो उन 6 कॉम्प्रीहेंशन को वीडियो में बता देगा और कहेगा कि बाकी भी ऐसे ही है। जबकि यूपीएससी ने पिछले 13 वर्षों में अगर हम 30 कॉम्प्रीहेंशन का एवरेज पकड़ ले तो 390 मतलब 370 कॉम्प्रीहेंशन औसतन पूछे हैं। इन 370 को जब तक आप पूरे सॉल्व नहीं करोगे तब तक उसकी सिद्धांतों को, उसके थ्योरी को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूट 3 नियमों के आधार पर अगर उत्तर देने वाले विषय बना देता तो आज वो अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाता। भले ही उन वीडियो को आनंद लेने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, कभी कभी मन बहलाने के लिए देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैंने भी 1-2 वीडियो डाले हैं। क्या करूं, जिस दिशा में धाराएं बहती हैं उस दिशा के खिलाफ चलता हूं तो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं मास्टर की रोजी रोटी जा रही होगी, मास्टर का पेट खाली रह रहा होगा। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप उसके एक एक सवाल को नहीं देखोगे, बारीकी से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसके सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए कॉम्प्रीहेंशन पूरी तरह से पढ़ेंगे हम। 8 दिन 10 दिन में जितने कॉम्प्रीहेंशन हो सकते वो सारे कवर करेंगे। लगभग 100 से ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन हम सॉल्व करेंगे और 100 आप ट्राई करेंगे, तब जाकर कॉम्प्रीहेंशन में एक समझ विकसित होगी जो कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ अब मैं उत्तर तक पहुंच जाता हूं, जाती हूं। Unacademy. Let's crack it.